हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी घर पर ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 12 का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इससे रिलेटेड थियरी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि पोटेंशियोमीटर है क्या चीज़। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके हेल्प से हम ईएमएफ को कंपेयर करते हैं और दूसरा किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ठीक है, सो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, या ऐसे कह सकते हो, एंड आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी एक सिंगल सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए भी हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह पैदा हुआ कि हम चाहें तो डायरेक्टली हम वोल्ट मीटर के हेल्प से हम पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं, तो फिर पोटेंशियोमीटर बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो देखो, पोटेंशियोमीटर जो होता है इससे जो रीडिंग हमारी आती है, इससे ईएमएफ की रीडिंग आती है। ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, या कह सकते हो कि वह वर्क डन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिए ना, यहाँ पे ईएमएफ का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि वह फोर्स जिसका रिक्वायरमेंट हो किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में तो कैसे मूव करेगा? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है, ईएमएफ लगता है। ठीक है, तो कह सकते हो क्या कि जब कोई जब कोई इलेक्ट्रॉन या जब कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारे होल सर्किट में मूव करेगा इंक्लूडिंग द सेल, तो उसका जो टोटल वर्क डन होता है उसे हम बोलते हैं ईएमएफ। सो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम ईएमएफ को फाइंड करते हैं और दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने का काम करते हैं। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस को भी फाइंड करते हैं। तो देखिए किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है जनरली जो हमारा पोटेंशियोमीटर है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये चीज़ बताते हैं आपको। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, जो पोटेंशियोमीटर होता है, पोटेंशियोमीटर में जनरली 10 मीटर का वायर लगा होता है। कुछ पोटेंशियोमीटर ऐसे आते हैं जिनमें 6 मीटर का भी वायर लगा होता है, कुछ में 4 मीटर का वायर लगा होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि 10 मीटर लेंथ वाला वायर भी लगा होता है हमारे पोटेंशियोमीटर में, और जिसमें 1-1 मीटर का डिवीजन, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है? 1 मीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो ए से लेकर के और इस पॉइंट तक का जो लेंथ है वायर का कितना है? 100 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही एक वुडन ब्लॉक पे या एक वुडन कह सकते हो लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा है, उस लकड़ी के टुकड़े पर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है, वायर को ऐसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिप होता है, 2 स्ट्रिप से ऐसे हमने वायर को टाइट कर दिया, फिर यहाँ पर हमने 2 स्ट्रिप से इस वायर को टाइट कर दिया, ऐसे करके कई सारे स्ट्रिप लगे हुए हैं जिससे वायर को हम टाइटली पैक किए रहते हैं, या कह सकते हो टाइट करके रखते हैं इसको। ठीक है, अब देखो क्या है, जनरली ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये बताते हैं आपको। यहाँ पे जो ईएमएफ होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। कहोगे सर लेंथ के कैसे? क्योंकि जनरली जो पोटेंशियोमीटर होता है, पोटेंशियोमीटर में हम यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का वायर लेंगे, यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का वायर लेंगे जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये जो वायर जो हमने लिया है, ये जो वायर लिया है, ये यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन का वायर है जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, मैंने बताया कि जो पोटेंशियल है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या ईएमएफ का कंपेयर भी अगर करते हो तो ईएमएफ क्या होगा? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लेंथ पे डिपेंड करता है, ये मैं यहाँ पे डिराइव करके बताता हूँ आपको। सो हियर एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, मान लेते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन ए है इस वायर का। दूसरा, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है आई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, यानी कांस्टेंट करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। सो एज यू नो दैट V इक्वल्स टू होता है R इंटू आई, आपने पहले भी पढ़ रखा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू क्या होता है? R इंटू आई। हियर R इक्वल्स टू होता है, आपने एक चीज़ पढ़ा है, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। ठीक है, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को देखा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार जाएं और
उन वीडियोज़ को देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी यहाँ पे कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, R इज टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। V इज टू मिल गया R इंटू आई, इस R के जगह पे इसका वैल्यू रख लो रो एल बाई ए इंटू आई। हियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉन्स्टेंट, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। द वैल्यू ऑफ करंट इज आल्सो कॉन्स्टेंट। क्या चीज़ कॉन्स्टेंट नहीं है? कॉन्स्टेंट अगर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ। ठीक है, क्योंकि हम इस जॉकी की हेल्प से, जो जॉकी जो लगा हुआ है, इस जॉकी की हेल्प से हम फाइंड करते हैं बैलेंसिंग लेंथ। हमने पिछले वीडियो में बताया था व्हीट स्टोन ब्रिज के केस में कि बैलेंसिंग लेंथ क्या होता है, कि वह पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट क्या होता है, वह पॉइंट जहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो। ठीक है ना, वह पॉइंट जहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना हो, जीरो हो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बैलेंसिंग पॉइंट। जैसे जॉकी के हेल्प से हम देखेंगे कि कहाँ पर बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है, और जहाँ पे भी बैलेंसिंग पॉइंट होगा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आएगा। ठीक है, और जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आए तो समझ जाना कि यही हमारा बैलेंसिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे मिल गया V इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए इंटू आई। हियर यहाँ से लिखते हो सिंस रो ए एंड एल आई। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं रेजिस्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये कांस्टेंट है, तो आर कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट नहीं है? लेंथ। सो V इज इक्वल्स टू लिख सकते हो K इंटू एल। ठीक है, K इंटू एल। K क्या है? कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है और आई कांस्टेंट है, तो इस K की वैल्यू कितनी है? K की वैल्यू है रो आई अपॉन ए। इस पूरे को हमने क्या लिख लिया? K लिख लिया। तो यहाँ पे मिल जाएगा V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी आएगा, यानी कि जब हम इक्वल टू को प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म रिमूव हो जाएगा। सो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ओके, और यहाँ पे देखो हियर K को क्या बोलेंगे? K इज इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि V बाई एल हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, ये रही हमारी थियरी में हमने देखा कि जो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर पहले तो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया कि एक किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो जनरली जो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर में हम यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर लेते हैं जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करता है। सो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये इसका प्रिंसिपल होता है। और इसके बाद हमने यहाँ पे थियरी दिया। थियरी मतलब हमने यहाँ पे इसको डिराइव कराया कि कैसे पोटेंशियल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ओके, तो तब तक इसको नोट करो और बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल। ओके, नोट करो, तब तक फिर रफ करते हैं। यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का दो एप्लीकेशन है, जिनमें सबसे पहला एप्लीकेशन है टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स, और दूसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल, दो सेल के EMF को हम कैसे कंपेयर करते हैं। देखिए, जनरली इसका कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देखो, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल से हमने, देखिए हमने क्या किया, दो सेल लिया है, दो सेल, एक हमने यहाँ पे लैक्रेंसी सेल लिया है, दूसरा डैनियल सेल है। ठीक है, जब भी हम पोटेंशियोमीटर में दो सेल के EMF को कंपेयर करते हैं तो उसमें हम कौन कौन सा सेल लेते हैं? देखो, एक होता है हमारा लैक्रेंसी सेल और दूसरा होता है डैनियल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लैक्रेंसी सेल क्या होता है जिसका EMF E1 है। ठीक है, लैक्रेंसी सेल जनरली आपने देखा होगा, अगर आप प्रैक्टिकल किए हो तो लैब में आपने देखा होगा कि कुछ इस टाइप का ऐसे कंटेनर होता है, थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा बन गया, ऐसे इस टाइप का कुछ कंटेनर होता है प्लास्टिक का। ओके, इस टाइप का सिर्फ प्लास्टिक का कंटेनर होता है। इसमें हम अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। और इस अमोनियम क्लोराइड के सॉल्ट सॉल्यूशन में हम जिंक रॉड को डिप्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा जिंक रॉड, इस जिंक रॉड को डिप्ट कर देते हैं, जिंक रॉड है। ठीक है, जब जिंक रॉड इस अमोनियम क्लोराइड के साथ एक केमिकल रिएक्शन करेगा, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बनाएगा, तो यहाँ पर भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी। और वैसे ही यहाँ पर एक पोरस पॉट लेते हैं। ठीक है, कार्बन पोरस पॉट लेते हैं। आपने देखा होगा कार्बन पोरस पॉट आपके लेबोरेटरी में रखा होगा, ऐसे सेल के जैसे स्ट्रक्चर होता है। जो आपने सेल देखा है एवरेडी या फिर निप्पो वगैरह जो सेल आते हैं,
उस सेल का ही स्ट्रक्चर होता है इसका, बेसिकली कुछ इसी तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये कार्बन पोरस स्पॉट कहलाता है क्योंकि चार्ज्ड होता है। जनरली ये जो टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा लैक्लेंसी सेल। लैक्लेंसी सेल का ईएमएफ हमेशा डैनियल सेल के ईएमएफ से ज़्यादा रखा जाता है, यानी कि E1 की वैल्यू E2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये चीज़ आप खुद से मेजर कर लेंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर की हेल्प से आप ये मेजर कर सकते हैं कि जो E1 का जो वैल्यू है, यानी कि पहले सेल का जो ईएमएफ है, यानी लैक्लेंसी सेल का जो ईएमएफ है, उसका वैल्यू डैनियल सेल के ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब देखिए डैनियल सेल क्या होता है। जनरली जो डैनियल सेल है, डैनियल सेल ऐसे कॉपर के वेसल में बनाया जाता है। कॉपर का एक वेसल ले लिया यहाँ पे, और इस वेसल में हम कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और इसमें ऐसे एक पोरस स्पॉट रखते हैं। ये जो पोरस स्पॉट है, आप कहोगे कि सर ये पोरस स्पॉट कैसा होगा? ये पोरस स्पॉट चार्ज नहीं है, ये चार्ज पोरस स्पॉट था, इसलिए इसको कार्बन पोरस स्पॉट कहा गया था। और इसमें कार्बन का रॉड भी लगा हुआ था, ठीक है। और यहाँ देखिए ये हमारा जो पोरस स्पॉट है, इसमें जनरली हम डाइल्यूट H2SO4 को लेते हैं। किसको लेते हैं? डाइल्यूट H2SO4 को लेते हैं। यहाँ पर मिल गया हमारा डाइल्यूट H2SO4। इसमें देखो ये जो पोरस स्पॉट है, इस पोरस स्पॉट में हम जिंक रॉड को डिप करते हैं, ऐसे जिंक रॉड को, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा जिंक रॉड डीप्ड है, हम जानते हैं जब भी जिंक रॉड H2SO4 में डीप्ड करोगे तो वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन के दौरान यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी। और ये जो कॉपर का बना हुआ जो वेसल है, यहाँ पर भी ऐसे एक क्लिप लगा होगा, यहाँ से वायर को अटैच कर सकते हो। ये जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और जो जिंक रॉड वाला जो टर्मिनल होगा ये होगा नेगेटिव टर्मिनल। सो दिस इज कॉल्ड डैनियल सेल। आपने देखा लगभग लैक्लेंसी सेल और डैनियल सेल के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा आपको कि जो लैक्लेंसी सेल होता है, लैक्लेंसी सेल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट से बनाया जाता है। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे और कार्बन पोरस स्पॉट लोगे। और जो डैनियल सेल होगा, डैनियल सेल कॉपर वेसल में रखा जाएगा, पहली बात हो गई। दूसरा क्या है, इसमें कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है। और तीसरा जो पोरस स्पॉट है, उस पोरस स्पॉट में डाइल्यूट H2SO4 को रखा जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। जनरली इसका कोई बेसिक यूज़ नहीं है यहाँ पर इस डेरिवेशन में। ये तो हमने आपको समझने के लिए बता दिया कि प्रैक्टिकल के टाइम में आप अगर जाएँ तो कंफ्यूज ना हो, और लैक्लेंसी सेल एंड डैनियल सेल के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो आपको पता चल सके, और आप सेल बहुत ही ईजिली प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस डेरिवेशन को कराते हैं टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। सो एज वी नो दैट E इज डायरेक्टली, आपने पढ़ा है कि V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। या ईएमएफ जो होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? लेंथ के। देखिए E जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा, ये चीज़ बताता हूँ आपको। E जो हो जाएगा R/I, या ऐसे लिख सकते हो रो L1, E1 बराबर क्या हो जाएगा? रो L1/A इंटू आई, ओके। ये हमारा E1 का वैल्यू आ जाएगा, पहले सेल का ईएमएफ का वैल्यू होगा। और दूसरे सेल के ईएमएफ का वैल्यू देखिए कितना मिल जाएगा? E2 मिलेगा रो L2/A इंटू आई। ये हो गया आपका दूसरा ईएमएफ, E2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड वी गेट, देखिए क्या मिल जाएगा आपको? मिलेगा E1/E2 विल बी इक्वल्स टू, E1 का वैल्यू कितना है? रो L1 इंटू आई अपॉन ए होल डिवाइडेड बाई रो L2 इंटू आई अपॉन ए से कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, आई से आई कैंसिल हो गया। तो क्या मिला आपको? L1/L2। तो आपने देखा कि इस फार्मूले की हेल्प से E1/E2 इज इक्वल्स टू L1/L2, यानी इस फार्मूले की हेल्प से हम चाहें तो दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देर ना करते हुए इसको नोट करें। उसके जस्ट बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी एक सिंगल सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने का मेथड बताता हूँ। सो टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इस कंडीशन में हमने थोड़ा सा चेंजिंग किया है। इसके जस्ट पहले हमने दो सेल लगाए थे, दोनों सेल का ईएमएफ डिफरेंट था। एक का ईएमएफ E1 था और दूसरे का ईएमएफ E2 था। इस कंडीशन में देखिए हमने एक सिंगल सेल लगाया है, और इस सिंगल सेल को हमने कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस से, ठीक है। ये क्या है? रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट किया है, और इस रेजिस्टेंस को एक वन वे की से कनेक्ट कर दिया, और इसको लेके गया गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से
एक दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स हमने जोड़ा है और इस रेजिस्टेंस बॉक्स को जॉकी से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी अगर आप EMF का जब अगर कंपैरिजन करते हैं तो EMF को कंपेयर करने में सेम यही फार्मूला होगा, E1/E2 = L1/L2 मिल जाएगा। ठीक है, सेम यही डेरिवेशन है, इसको यहाँ तक लेकर के जाओगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि जो हमने 2 सेल लिए थे तो 2 सेल का EMF हमने रखा था, पहले का EMF E1 था, दूसरे का EMF E2 था। लेकिन इस कंडीशन में हम क्या रखेंगे, एक सेल का पहला तो EMF रखेंगे और दूसरा पोटेंशियल होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू डिफरेंट होगा। तो EMF हमने इसका क्या लिया है E, तो कह सकते हो कि यहाँ पे EMF का वैल्यू E हो जाएगा और पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या हो गया, V हो गया। सो यहाँ पे मिल जाएगा आपको E/V = L1/L2। यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा, क्या E/V = मिल गया L1/L2। आप जानते हैं बट इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, E/V -1 × R। ये आपका फार्मूला है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिराइव कराया था, इस इक्वेशन को, कि R = E/V -1 × R कहाँ से आया है। ठीक है, तो देखो R = मिल जाएगा E/V की जगह पे चाहो तो इसका वैल्यू रख लो, यानी कि L1/L2 -1 × R। ठीक है, सो दिस इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया कि किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेंगे। और उस लेक्चर में, जो आने वाला लेक्चर है हमारा, उसमें मैं आपको मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। और उसी टॉपिक के बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, NCERT के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी कंटेंट मैं लेकर के आता हूं उसको सबसे पहले आपको मिल सके वो। ठीक है, तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू गाइस।